सॉरी मैं इंटरनेट के थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से ज़रा लेट स्टार्ट किया। तो चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, और कैश बुक भी हम इसमें करेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आज के क्वेश्चंस हैं, हम इसमें जो लेक्चर है वो यहाँ पर कर लेते हैं। These are the books of prime entry. Sorry. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके इसके साथ हम इसको ये करते हैं कि इसमें कोई थ्योरेटिकल थोड़ी थ्योरी की चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके साथ मैं आपको फर्दर लेके चलता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें इसमें आनी है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास हमने जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती हैं, अभी हमने ये मैंने पहले इस वजह से नहीं पढ़ाई थी कि आपको अभी बेसिक जर्नल एंट्रीज वगैरह और लेजर्स की अकाउंट्स बनाना समझ आ जाए, फिर ये इजी होता है इनको समझना। ठीक है, इसको मैं अभी देखें, मैं आपको इसमें ये करवा रहा हूँ कि हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में होता क्या है। देखें, हमने एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग साइकिल जो होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस की, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते थे जर्नल। ठीक है, ये जो जर्नल होता है ये डे बुक्स होती हैं। ठीक है, ये जर्नल क्या होता है, ये हमारे पास ना डे बुक्स होती हैं। ये आज हमने पढ़ना है और उससे हम उसको लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि लेजर्स की कौन सी टाइप्स हैं। वैसे टी अकाउंट्स हमने पढ़ लिए और लेजर से हमने आगे ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना लिए। ठीक है, वो भी हमने कर लिए। आज हम इसमें देखेंगे कि ये जो जर्नल है और लेजर है, इसमें आपने इसको कैसे, और इसमें जो अकाउंट्स बनते हैं वो कहाँ कहाँ आपने रिकॉर्ड करने। अच्छा देखिए, जो जर्नल होता है ना, इसको हम डे बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम, और यू कैन से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसके डिफरेंट नेम है। अब वो कौन कौन से होते हैं, इसका मतलब है जब कोई ट्रांजैक्शन इंकर होती है तो सबसे पहले वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो बुक्स कौन कौन सी हैं वो देखें। वो है हमारे पास, एक नंबर वन सेल्स डे बुक है, और इसको सेल्स जर्नल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है सेकंड नंबर पर सेल्स रिटर्न्स डे बुक। इसको सेल्स रिटर्न जर्नल भी कहा जाता है। थर्ड वन है हमारे पास परचेज बुक, परचेज डे बुक। इसको हम परचेज जर्नल भी कहते हैं। और फोर्थ वन है परचेज रिटर्न्स डे बुक।
ठीक है, परचेज रिटर्न डे बुक, इसको हम परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। और फिर फिफ्थ वन है कैश बुक, एंड लास्ट वन है सिक्स्थ, वो हमारे पास आती है, यहाँ पर हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास जनरल जर्नल है। ये हमारे पास ना 6 होती हैं, 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो लेजर्स होते हैं ना, जो लेजर्स हमने टी अकाउंट्स बनाए थे, अब हम उसको बता रहे हैं कि लेजर्स जितने भी टी अकाउंट्स होंगे, यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे कि वो कितनी तरह की बुक्स में आएंगे, कितनी तरह के लेजर्स होते हैं। बेसिकली लेजर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक सेल्स लेजर होता है, एक परचेज लेजर होता है, और थर्ड वन जनरल लेजर होता है, ठीक है। जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहा जाता है, ठीक है, वो इसी को जनरल लेजर को कहा जाता है। अच्छा देखें, अब इसमें क्या होता है कि आपने ना, हम आज पढ़ेंगे कि पहले इनको रिकॉर्ड कैसे करना है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, और उसमें से ये जो लेजर्स हैं, 3 तरह के लेजर्स हैं, इनमें कैसे आपके बैलेंसेस आने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बैलेंसेस कैसे ट्रांसफर होंगे जनरल लेजर में, परचेज लेजर में और सेल्स लेजर में, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब देखें, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपकी जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनकर होती हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो क्या होंगी, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। whenever there will be transaction, these are recorded और जर्नलाइज। अब उसको रिकॉर्ड कहाँ करना है आपने, डे बुक्स में। अब वो डे बुक्स कौन सी हैं, वो डे बुक्स हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं कि ये आपकी रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, उसमें जब रिकॉर्ड करेंगे तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी हैं, ऊपर मैंने लिस्ट बनाई है, इसको मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले नंबर पर है आपके सेल्स डे बुक, सेकेंड वन है आपकी सेल्स रिटर्न्स डे बुक, ठीक है। उसके बाद है आपकी परचेज डे बुक, परचेज डे बुक के बाद परचेज रिटर्न्स डे बुक, उसके बाद आपके आते हैं कैश बुक, और लास्ट वन है जनरल जर्नल। अब उनमें आपने जो माइंड में रखने जो चीज़ें हैं कि इन सारी बुक्स में कौन कौन सी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। देखें, हमारे पास ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, इनमें जब हम रिकॉर्डिंग की तरफ जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले जो सेल्स डे बुक होती हैं, उसमें जो क्रेडिट सेल्स होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। कौन सी सेल्स रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट सेल्स, ये आपने याद रखना है। और सेल्स रिटर्न डे बुक में जो आपकी रिटर्न इनवर्ड्स होती हैं, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। परचेज डे बुक में यू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस, आपने इसमें क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करनी है। और परचेज रिटर्न डे बुक में आप क्या करेंगे,
आप रिटर्न आउटवर्ड्स रिकॉर्ड करते हैं कि आपने जो परचेज की थी गुड्स वापस कर दी, उनको जब रिकॉर्ड करेंगे यहाँ करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो कैश बुक है, इसमें ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल देखें, बिजनेस ने किसी से कैश रिसीव किया, वो भी कैश बुक में आएगा। बिजनेस ने किसी से चेक रिसीव किया, वो भी कैश बुक में आएगा। बिजनेस ने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया अपने बैंक अकाउंट में, वो भी आपके पास कैश बुक में ही आएगा। बिजनेस ने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, वो भी कैश बुक में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास बिजनेस ने कैश सेल्स की, कैश बुक में रिकॉर्ड करें। बिजनेस ने क्रेडिट सेल्स की, तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी। बिजनेस में कैश परचेजेस की, तो कैश बुक में आएंगी। बिजनेस ने कैश क्रेडिट परचेजेस की, तो वो परचेज डे बुक में आएंगी। बिजनेस ने वेजेस पे की, ठीक है, जब कैश में पे कर दिए या चेक के थ्रू कर दिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगी। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हेयर। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजैक्शंस अब कौन कौन सी रह जाती हैं? ऑल अदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हेयर। अब वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं देखें। आपके बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जनरल जर्नल में, क्योंकि ना तो वो सेल्स डे बुक में जाएंगे, ना सेल्स रिटर्न्स हैं, ना परचेजेस हैं, ना परचेज रिटर्न्स हैं, और ना ही पेमेंट हुई है। तो वो बैड डेट्स कहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे? उनको जनरल जर्नल में। उसके बाद आपके पास बैड डेट्स के अलावा आपके पास जो और दूसरी चीजें आ जाती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। नॉन करंट एसेट को आपने परचेज किया, सेल किया, उसको भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके बैड डेट्स हो गए। प्रोविजन आपने कोई क्रिएट करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, वो भी आपके यहाँ पर इसी अकाउंट में, इसी बुक का प्राइम एंट्री में आएंगी जनरल जर्नल में। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है। उसके बाद ना आपसे ना जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाते हैं, वो पूछ लेता है कि जो बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, उनमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट देख के करते हैं? ठीक है, वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स देख के की जाती हैं? अब देखें, जो आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो जब आप रिकॉर्डिंग की तरफ जाते हैं, तो जो सेल्स में रिकॉर्डिंग होती है, वो सेल्स इनवॉइस बनती है। ठीक है, जो पर्सन सेल करेगा, वो सेल्स इनवॉइस बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सेलर हैं, आप सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। या आप परचेज कर रहे हैं, तो जिससे परचेज कर रहे हैं वो सेल्स इनवॉइस बनाएगा। सेल्स इनवॉइस होती क्या बेसिकली, ये देखें, ये एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है, जब भी सेलर चीजें सेल करता है, तो उसके अंदर ये लिख देता है, बता देता है कि आपने अपना नेम टॉप पे लिखा होता है, फिर कस्टमर का नेम लिखा होता है, किस डेट को सेल्स इन प्रीपेयर हुई है या इनवॉइस प्रीपेयर हुई है, वो क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, टोटल उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और वो टैक्स वगैरह जो इंक्लूड होता है, सारी चीजें इनवॉइस बना के वो सेंड कर देता है यहाँ से परचेजर को। परचेजर जो होता है ना, उसके लिए जो सेम डॉक्यूमेंट होती है, दैट इज कंसीडर एज परचेज इनवॉइस। वो उसी को कंसीडर करेगा कि वो परचेज इनवॉइस होगी। होता क्या, जब सेल्स इनवॉइस बनती है, उसकी टू कॉपीज होती हैं बेसिकली। जो ओरिजिनल होती है, वो जो कस्टमर होता है उसको दे दी जाती है। डेफिनेटली वो तो परचेज कर रहा है, तो उसके लिए वो एज अ परचेज इनवॉइस काम करती है। ठीक है, जब उसके पास वो जाती है, तो अब ये जो सेल्स इनवॉइस से जो कॉपी होगी, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आ जाती है, और उससे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले सेल्स डे बुक में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स। उसके बाद जो परचेज इनवॉइस वाला परचेजर है, वो क्या करेगा, वो उसने क्योंकि क्रेडिट पे परचेज की होती है, तो वो सारी डिटेल वहां से देखेगा और अपनी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा,
उसके बाद ना रिटर्न्स होती हैं, रिटर्न्स हमारे पास जो रिटर्न्स होती हैं ना, वो सेल्स रिटर्न्स होती हैं और परचेज रिटर्न्स होती हैं। गुड्स अगर वापस आ जाती हैं, कस्टमर गुड्स वापस भेज देता है, ठीक है, आपने गुड्स सेल किए हैं, तो आपने जो डॉक्यूमेंट इशू करनी होती है वो होता है क्रेडिट नोट, ठीक है। देखिए जो इनवॉइस बिजनेस में बनती है ना, वो बेसिकली ऐसी होती है कि इनवॉइस को आप उसके ऊपर काट के चीजें सही नहीं कर सकते प्रोफेशनली, ठीक है। आप अगर एक शॉप में काम कर रहे हैं, छोटे से आपका बिजनेस है, उसमें तो ठीक है, आपकी इनवॉइस गलत बन गई, उसमें आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, उसको काट के उसको सही कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते जब आपके पास आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और अगर वो टैक्स जो है वो इनवॉइस है, उसके अंदर टैक्स नंबर है, टैक्स आपका लिखा हुआ है, टैक्स आपने डिडक्ट किया है, तो उसके लिए तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर जो टैक्स लॉज हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने इनवॉइस किसी को भेजी है और जो पर्सन आगे से आपको गुड्स वापस कर रहा है, तो उसकी जब एडजस्टमेंट करनी है आपने इनवॉइस में, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की 10,000 की इनवॉइस भेजी, उसमें से 1,000 की गुड्स रिटर्न हो गई, तो आप इनवॉइस को काट के उसको 9,000 उसमें से माइनस नहीं कर सकते, 1,000 उसको 9,000 कर दें, आपको एक नई डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट कौन सी होती है, वो क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेल्स जो रिटर्न करता है। अब जब वो सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट करता है, तो जब ये क्रेडिट नोट मिलता है, यही वापस उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जो परचेजर होता है उसको भी भेज दी जाती है उसकी कॉपी। अब उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर आएगा तो ये भी उसको क्या करेगा, अपनी बुक्स को अपडेट करेगा। ये भी कहाँ से अपडेट करेगा? ये भी क्रेडिट नोट से इशू करेगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब डॉक्यूमेंट्स इशू होती है ना, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ना ऊपर करवा रहा हूँ कि जो परचेजर होता है ना जो सेलर होता है वो क्या करता है, सेल्स इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। और जो बायर के लिए एज अ परचेज इनवॉइस यूज होती है, that would be treated as purchase invoice for purchaser, ठीक है। अब जो ये बायर होता है ना, ये जब अपनी गुड्स वापस करता है तो साथ में ना डेबिट नोट भी एक भेज देता है। जब सेलर उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करता है। अगर तो क्वेश्चन इस तरह है ना कि बायर कौन सी डॉक्यूमेंट इशू करेगा जब सेल्स रिटर्न करेगा, तो बायर डेबिट नोट इशू करता है और जो सेलर होता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है उसके रिटर्न में। लेकिन अगर सोर्स डॉक्यूमेंट की बात की जाए ना कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास जहाँ से आपने क्या करना है, देख के अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास सेल्स इनवॉइस को परचेज इनवॉइस भी ट्रीट किया जाता है और दूसरे नंबर परचेजर उसे परचेज इनवॉइस ट्रीट करेगा। जो क्रेडिट नोट इशू करेगा सेल्स रिटर्न पे जो सेलर होता है, वही नोट जब उसकी कॉपी जाएगी परचेजर के पास, तो वो उस कॉपी को देख के अपनी परचेज रिटर्न्स की बुक अपडेट करेगा, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग करेगा, वो अपनी तरफ से नहीं कुछ चेंजेस करेगा। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना कैश बुक में, एक आपके पास जो चेक होता है ना, उसका एक काउंटर फॉइल होता है। काउंटर फॉइल का मतलब ये होता है कि जो चेक बुक बनी होती है ना, एक तो आपके पास जो चेक बुक है, फॉर एग्जांपल उसमें जो चेक होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं इस तरह, यहाँ पर अमाउंट वगैरह नेम सारा कुछ लिखा होता है, यहाँ पर भी उसकी डिटेल लिखी होती है। तो ये जो पार्ट होता है ना, इसको काउंटर फॉइल कहते हैं, जिसमें आपने किसी को अगर चेक दिया है तो उसकी डिटेल लिखी होती है। तो ये एज एन एविडेंस यूज होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज होता है यहाँ पर।
उसके बाद आपने अगर पेमेंट की है तो आपके पास पेइंग इन स्लिप होती है कि आपने जो किसी ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं, पे किए हैं, वो स्लिप होती है। ठीक है, आपने किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं तो जो ईमेल होती है, आपको ईमेल आ जाती है आपके अकाउंट में, या वो आप अगर ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अपनी मोबाइल ऐप से, तो वो आपको उसकी एक रिसीट देते हैं, स्लिप देते हैं, जो आप पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी उसकी कॉपी करवा के एज एन एविडेंस यूज की जा सकती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं नॉर्मली जो यूज होती हैं। अब होता क्या है, ये सारी जो हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कर ली हैं, तो इनके रिजल्ट्स हम कहाँ जाके लिखेंगे। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि इन जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ना, इसमें ये जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, इनमें जो एक हमारे पास ये जो कैश बुक है ना, कैश बुक ही डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। बाकी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारे पास बुक कैश बुक है, दिस इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें दोनों चीज़ें फॉलो हो रही है, डेबिट भी हो रही होती हैं चीज़ें, क्रेडिट भी हो रही होती हैं। जबकि सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक और जनरल जर्नल में जो डेबिट क्रेडिट वाला कोई रूल नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो एक ही तरफ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि वो कैसे होता है। इसके आगे ना आप क्या करते हैं, फिर फर्दर आप लेजर्स बनाते हैं इनके। ठीक है, आपने बुक्स बना ली, बुक्स के आगे आप क्या करते हैं, आप ये सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना, वो लेजर्स में पोस्ट करते हैं। ठीक है, पोस्टिंग टू लेजर्स। अब जो लेजर्स होते हैं ना, वो कितनी तरह के होते हैं, वो ऊपर भी मैंने लिखा है। एक होता है हमारे पास सेल्स लेजर। सेल्स लेजर जो होता है, इसमें कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में। इसमें जो अकाउंट्स होते हैं ना, इसमें अकाउंट्स होते हैं सेल्स लेजर में इंडिविजुअल टी अकाउंट्स ऑफ ट्रेड पेबल। ठीक है, इंडिविजुअल टी अकाउंट, जो हमने टी अकाउंट्स पहले पढ़े हैं ना, जो हमने जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स बनाए थे, टी अकाउंट्स बनाए थे, उनमें जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल मतलब हर एक का अलग अलग आपने करना है। इंडिविजुअल टी अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। और जो दूसरे नंबर पर है वो आपका है परचेज लेजर। जो परचेज लेजर है ना, उसमें क्या है, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स होते हैं ऑफ ट्रेड पेबल। आपके ट्रेड पेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट, हर बंदे का अपना अपना अकाउंट उधर बनेगा। और थर्ड नंबर पर आपके होता है जनरल लेजर। जो जनरल लेजर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो आपके ऑल अदर टी अकाउंट्स, आपके जितने और टी अकाउंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पर ना इसको फर्दर इलेबोरेट करता हूँ। जैसे मैं एक सेल्स जर्नल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें देखें जब हम ना सेल्स जर्नल बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो सेल्स जर्नल के लिए जो सेल्स डे बुक बनेगी वो कैसे बनाएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द नेम सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल। ठीक है। अब जब आपने ये बुक प्रिपेयर करनी है तो आप जब प्रिपेयर करेंगे ये बुक तो उसमें कैसे प्रिपरेशन होगी, कौन कौन से कॉलम होंगे? सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा इसमें डेट का कॉलम। ठीक है। जो आपके पास ये लेजर होगा, ये जो बुक होगी उसमें एक कॉलम होगा डेट का। सेकंड कॉलम हो जाएगा आपके पास डिटेल्स का, कि आपने किसको चीज सेल की है। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है इनवॉइस नंबर, कि आपने जो इनवॉइस इशू की है उसका नंबर क्या है। फिर आपका नंबर आता है फोलियो। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि फोलियो क्या होता है। और देन आपके पास आता है अमाउंट का कॉलम। ठीक हो गया। इनवॉइस के ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन से पर्सन को आप सेल कर रहे हैं, इनवॉइस का नंबर क्या है, आपने वो सारी डिटेल। जब आप उस इनवॉइस बन जाती है, इनवॉइस आगे आती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले उसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर सेल्स डे बुक में। वो सबसे पहले तो टाइम देखेंगे, डेट देखेंगे कि क्या होगा। इसमें देखेंगे डेट इनवॉइस के ऊपर, यहाँ पर वो रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ना 1 जनवरी को हुई है, 2019 कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ना उसने इस डेट को, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि आपने मिस्टर ए को सेल किए हैं। ठीक है। इनवॉइस नंबर कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 0001, ये इनवॉइस नंबर है, ये उसके ऊपर लिखा होता है। इनवॉइस जो इशू होती है ना उसके ऊपर मेंशन होता है, वहां से ही देख के कॉपी करके लिखना होता है। फिर आपने ये बताना होता है कि ये आपके पास कौन सी बुक में जाएगा, कौन से लेजर में जाएगा। तो आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती है ना, इससे जो भी वैल्यू आपने ट्रांसफर करनी होती है ना इंडिविजुअल, वो सेल्स लेजर के अंदर वैल्यू बेचनी होती है। कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? सेल्स डे बुक में से आप ट्रांसफर करते हैं इंडिविजुअल जो अकाउंट्स होते हैं वो सेल्स लेजर के अंदर। अब सेल्स लेजर का नंबर भी आप लिख सकते हैं कि सेल्स लेजर नंबर 1 है, सेल्स लेजर नंबर 2 है, 3 है, 17 फोलियो नंबर, पेज नंबर वगैरह लिखा होता है। अच्छा, उसमें देखें। और फिर आपने आगे अमाउंट लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आपने $10,000 की गुड्स सेल कर दी। फिर आपने क्या किया, आपने 3 जनवरी को फिर आपने गुड्स सेल की क्रेडिट पे मिस्टर बी को। ठीक है। ये इनवॉइस आपकी आई 000002। ठीक है। इसको भी आप सेल्स लेजर नंबर 2 लिख दें। ठीक है। 4 लिख दें, पेज नंबर वगैरह कुछ भी होता है, फोलियो नंबर आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपने अमाउंट लिख दी, फॉर एग्जांपल $15,000 आपने इसको सेल कर दी। अब आपके पास ना यही सेल्स थी फॉर एग्जांपल, तो आपने इसका टोटल भी निकाल लिया। टोटल जो आपका निकला वो सेल्स निकली है टोटल आपके पास 25,000 की। ये टोटल जो होगा ये जनरल लेजर में जाएगा। अब कैसे जाएगा ये देखें। हम जब आगे लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो लेजर्स जब हम बनाएंगे ना, तो लेजर्स हमारे पास हैं सेल्स लेजर, परचेज लेजर, और हमारे पास है जनरल लेजर। क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है एंट्रीज, तो हमारे पास ये सेल्स लेजर में जाएंगी। सेल्स लेजर वो हम प्रिपेयर करेंगे और हम जनरल लेजर प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो लेजर्स होते हैं इनके अंदर बनते हैं टी अकाउंट्स। ठीक है। इनके अंदर क्या बन रहे होते हैं? टी अकाउंट्स। जैसे कि मिस्टर जो हमारे पास है यहाँ पर ना मिस्टर ए, उसको हमने सेल किया, तो मिस्टर ए हमारे पास क्या है? ये हमारा कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर है, तो ट्रेड रिसीवेबल है। तो हम इसको सेल्स लेजर में इसका अकाउंट ओपन करेंगे मिस्टर ए
अकाउंट, जो टी अकाउंट होगा ना, जो हम पहले जर्नल एंट्रीज के बाद ऐसे ही बना लेते थे कि ताकि लर्निंग हो जाए, अब वो बनेगा एक्चुअली किस लेजर के अंदर, जितने भी आपके क्रेडिट कस्टमर्स होंगे, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, उनके सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स यहाँ पर इसके अंदर बनने, सेल्स लेजर के अंदर मिस्टर ए का अकाउंट बनाएंगे। और आप देखें मिस्टर ए को आपने गुड्स सेल किए 10,000 की, तो ये मिस्टर ए के अकाउंट में, सेल्स लेजर में मिस्टर ए के अकाउंट में डेबिट साइड पे आप उसे लिखेंगे, क्यों? बिकॉज दिस इज एसेट, क्योंकि जब आप एसेट सेल करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, तो उस टाइम एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो आपके पास मिस्टर ए अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ आप लिखेंगे आपने ये सेल्स कर दी, ये टी अकाउंट इसका आ गया। फिर जो दूसरी सेल की है वो आपने मिस्टर बी को की है, तो मिस्टर बी का अकाउंट भी आप यहाँ पर ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपने जब इसका अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखें मिस्टर बी को आपने सेल की है, उसका अकाउंट आप बना रहे हैं, तो उसको सेल की आपने 15,000 की, ये उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और रेफरेंस में आप सेल्स लिख देंगे। जबकि जो सेल्स आपने किए ना, सेल्स का अकाउंट जो होगा ना, वो आप यहाँ पर बनाएंगे, ऑल अदर टी अकाउंट्स आर ओपन इन जनरल लेजर, ठीक है। आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनके इंडिविजुअल अकाउंट सेल्स लेजर में आएंगे, और आपके जनरल लेजर के अंदर बाकी सारे अकाउंट्स आएंगे। सेल्स का अकाउंट जो होगा यहाँ पर ओपन होगा। अब जो सेल्स का अकाउंट ओपन करना है, उसमें आपने ये टोटल बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब सेल करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, और आपके पास सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें आप 25,000 क्रेडिट पे ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पर आप रेफ डिटेल में क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक, ठीक है। सेल्स डे बुक का आपने टोटल किया, आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक देखें, आपको लेजर्स में जर्नल और लेजर्स ये आपने ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं। परचेज लेजर में परचेज क्रेडिट जो सप्लायर्स हैं उनके अकाउंट ओपन करने, और जो सेल्स डे बुक जैसे सामने नजर आती है, परचेज डे बुक भी ऐसी होगी, यही डिटेल होगी, ठीक है। और उसमें भी आप ऐसे ही रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो कस्टमर सप्लायर्स के, वो आप ट्रांसफर कर देंगे जो आपकी परचेज लेजर है। और जो परचेजेस का अकाउंट होगा वो आपका आ जाएगा जनरल लेजर के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। यहाँ पर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अब्बास आवाज कम आ रही है, वो आप शायद कोई माइक वगैरह का इशू हो, या रीज्वाइन करें। यहाँ तो माइक तो सही शो हो रहा है, सही वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा देखें, मुस्कान, कैश की डबल एंट्री अगेन बता दें। हाँ, कैश वाली अभी करवाएंगे, अभी मैं कैश बुक करवानी है आपको ना, उसमें करवा दूंगा ये, ठीक है। कैश बुक करवाता हूँ अभी, आप उसमें आ जाएगी ये। हाँ जी, अब्बास रजा, जो आपके पास ना सेल्स डे बुक है और परचेज डे बुक, वो उसमें सिर्फ क्रेडिट आती हैं, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेज आती हैं, ठीक है। जो कैश सेल्स और कैश परचेजेज होंगी वो कैश बुक में आ जाएंगी। ओके, वो मैंने टाइम देखा, वो आपका 2:39 पे आया हुआ मैसेज ना। आवाज कम आ रही है, चलें ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर और कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो?
टी अकाउंट्स आपने पहले ही बनाए हुए हैं सारे, ठीक है। आपने इंडिविजुअल जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे, ट्रेड पेएबल्स थे, इसके अलावा आपने हमने डेप्रिसिएशन पढ़ी, उसमें आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, ठीक है, डिस्पोजल का अकाउंट बनाया। वो सारे के सारे अकाउंट्स ना जनरल लेजर के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो सेल्स लेजर और परचेज लेजर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो कस्टमर्स होंगे, क्रेडिट कस्टमर्स, उनके अकाउंट बनते हैं इंडिविजुअली, और जो क्रेडिट सप्लायर्स हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं। इसके अलावा बाकी कोई अकाउंट नहीं बनता, बाकी सारे टी अकाउंट्स आप वहां बनाएंगे। इवन बैड डेट्स का अकाउंट आपने बनाया है, तो बैड डेट्स के जो अकाउंट्स हैं, लेजर्स हैं, वो आपके टी अकाउंट्स वो जनरल लेजर में बनेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाया है, तो उसके जो अकाउंट है वो भी आप जब ओपन करेंगे, जाके वर्किंग करेंगे, तो वो भी जनरल लेजर के अंदर करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? देखें और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? आई होप सो कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखें, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास ना आती है, हम आगे चलते हैं, तो कैश बुक आएगी। कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। उम्मीद है ये समझ आ गई है। आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, इनको एक दफ़ा फिर रिवाइज करना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को कर लें। अच्छा, अब देखें, हमारे पास ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं। इसमें देखें कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जो रिव्यू क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का। उसने कहा है कि हमारे पास ना गैरी फिशर is a sole trader who records all transactions relating to the cash and bank in the 3 column cash book। 3 column कैश बुक में वो प्रिपेयर कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है सारी अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको, ठीक है, कैश और बैंक से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम इसको प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक प्रिपेयर कैसे करते हैं 3 कॉलम, उसका फॉर्मेट मैं आपको पहले बताता हूँ। तो फॉर्मेट आप जरा देख लें उसमें ना। 12.1 वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में एक हमारे पास डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी उस पर सारी वैल्यूज जो होंगे, सारे फिगर्स वो आपके पास आएंगे इससे रिलेटेड। डेबिट बैलेंसेस होंगे, और क्रेडिट साइड पे सारे, राइट हैंड साइड पे सारे क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अब देखें, एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ना कॉलम बनाता हूँ। 3 कॉलम्स होंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक है, और 3 कॉलम्स ही होंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये क्रेडिट साइड है हमारे पास, ठीक है। 3 कॉलम्स यहाँ पर आ गए। अब उसमें देखें, आप जब यहाँ पर करते हैं, आपका जो पहला कॉलम होगा ना कैश बुक में, वो कैश का कॉलम होता है। सेकंड जो है वो बैंक का कॉलम होता है, और थर्ड जो होता है वो आपके पास डिस्काउंट का कॉलम होता है। लेकिन ये कौन सा डेबिट साइड पे आएगा? डिस्काउंट अलाउड का कॉलम आएगा। ये भी मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था पहले। और यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे। सेम केस यहाँ पर भी होगा, क्रेडिट साइड पे आप डिटेल देंगे, ठीक है। और डिटेल के बाद ये क्रेडिट साइड पे डिटेल आ गई, उसके बाद कैश का कॉलम आ गया फर्स्ट, फिर बैंक का कॉलम आ गया, और फिर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड होंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड पे, ठीक है, डिस्काउंट
रिसीव्ड। अब देखें ट्रांजैक्शंस आपने कैसे पुट करनी है, आपने यहाँ से डाटा पढ़ते जाना है। उसने डाटा दिया है आपके पास, उसने कहा है कि आपके पास ना बैलेंसेस ऑन 1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2003 को आपके पास जो बैलेंस उसने दिया हुआ है वो बैलेंस कितना है। उसने कहा कैश इन हैंड है आपके पास 430 का, कैश एट बैंक 5250 का। ये आपके पास जो डेट है वो क्या है, आपका ईयर है 2003, मंथ आपके पास कौन सा है, अक्टूबर का है, और डेट कौन सी है आपके पास है, यहाँ पर डेट लिख लेते हैं। डेट है पहले आपके पास उसने 1 अक्टूबर आपको कहा है कि आपके पास बैलेंसेस 1 अक्टूबर के, ठीक है। अब ये हैं आपके बैलेंस ब्रॉड डाउन। आप यहाँ पर इसको पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे डेबिट साइड पे, कितनी अमाउंट से हैं 430। कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में लिखेंगे और बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में लिखेंगे, दैट वाज 5215। डिस्काउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, तो वहां आपने डैश लगा देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट आए, उसने कहा है कि फीचर्स कैश ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आर एज फॉलोज, ठीक है। अब सितंबर मंथ ऑफ सितंबर, ये अक्टूबर है बेसिकली, इसने ना मंथ ऑफ सितंबर लिख दिया, दिस इज अक्टूबर नॉट सितंबर, ठीक है। अब देखें उसमें सबसे पहले है कैश सेल्स। कैश सेल्स जो होती है ना, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, मैं आपको थोड़ी सी एंट्रीज भी बता दूं साथ में, ताकि आपको इसको ना लिखने में समझने में आसानी हो जाए यहाँ पर ना, कि आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट को आपकी जो कैश सेल्स हुई है तो उसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट आपके पास कैश और क्रेडिट आपके पास हो जाएंगी सेल्स, ठीक है। कैश कितनी है आपके पास 500 की डेबिट हो रही है और सेल्स 500 से क्रेडिट हो रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, ठीक है। कैश बुक जो है ये एक तरह की टी अकाउंट है ठीक है। तो उसमें कैश डेबिट हो रही है कितनी अमाउंट से, 500 से, तो कैश के कॉलम में हम डेबिट साइड पे 500 लिख देंगे, क्रेडिट रेफरेंस में हम यहाँ पर सेल्स लिख देंगे, ठीक है। और डेट में हम लिख देंगे हमारे पास ना ये 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना 5 को, उसने कहा परचेज्ड इक्विपमेंट पेइंग बाय चेक, आपने इक्विपमेंट परचेज किया और चेक से पेमेंट की है। इसकी एंट्री जो होगी ना, ये सेकंड थी, सेकंड वाली थी, और फिफ्थ वाली आपकी जो एंट्री होगी, डेबिट आपके इक्विपमेंट आएंगे बिकॉज यू आर परचेजिंग एन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बाय 600, और एंड यू आर मेकिंग पेमेंट बाय चेक, जब चेक से पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, तो आपके बैंक से उसमें बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 600 से, ठीक हो गया। तो 600 ये बैंक का कॉलम कैश बुक में आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड राइट हैंड साइड वाली जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, डिटेल कैश बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये आपकी कितनी आ रही है 600। यहाँ पर आप 600 अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड पे कैश बुक में, और रेफरेंस जो आप देंगे वो है इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट और डेट आप लिख देंगे वो आपकी 5 अक्टूबर है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि 6 को, उसने कहा परचेज गुड्स बाय अ चेक ऑफ 1200, आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, जब आप परचेज करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट और आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फ्रॉम द एलन राफेल आफ्टर डिडक्टिंग अ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, जो कैश प्राइस होती है, जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से डिडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने एंट्री क्या करनी है, डेबिट आपकी परचेजेस हो जाएंगी, ठीक है, और क्रेडिट आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट से चेक दिया है। अमाउंट थी 1200 की और उस पर डिस्काउंट है 10%, इसका मतलब है रिमेनिंग 90% आपने पे किया है, 10% रिडक्शन हो जाएगी।
पहला आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1200 में से 1200 का 10% निकाल लें, और आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1200 मल्टीप्लाई बाय 90। तो आपके पास ये कितनी अमाउंट आएगी, 1200 का 90%, ये आपके पास कैलकुलेट करें 1200 1080, ठीक है 1080। अब ये जो 1080 इधर आया है ना, आप देखें हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में आता है, कैश बुक में बैंक क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है 1080 से, ठीक है। और डेबिट रेफरेंस क्या आपने दिया हुआ है, परचेजेस, यहाँ पर आप रेफरेंस में परचेजेस लिख देंगे और डेट आप लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखें नेक्स्ट, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो पहले भी मैंने बताया था कि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना होता, ठीक है, उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। ये जो डिस्काउंट हमने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, ये कैश डिस्काउंट है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट है या रिसीविंग पेमेंट। उसके बाद उसने कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट 560, 8 को आपने क्या किया है, बैंक में कैश डिपॉजिट करवा दी, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश आपका एसेट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये कितने से 560 से, ये भी 560 से। अब देखें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है 560, तो डेबिट साइड पे कैश बुक के बैंक कॉलम में आप लिख देंगे 560, ठीक है, और यहाँ रेफरेंस में आप लिख देंगे कैश, ठीक है। किस डेट को है आपका 8 अक्टूबर को, वो डेट आपने लिख दी। अब क्रेडिट कैश क्रेडिट भी हो रहा है, तो बैंक का जो आपकी कैश बुक है उसमें कैश का कॉलम क्रेडिट साइड पे भी है, कितनी अमाउंट से 560, इसको आप क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे कैश के कॉलम में। और डेबिट रेफरेंस क्या लिखेंगे, बैंक, ठीक है। और आपने जब इसके लिए ये लिखना है तो आपने इसके लिए ना एक वर्ड सी यूज होता है, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि आप अकाउंट्स बना रहे हैं कैश में, कैश बुक बना रहे हैं, तो एक ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड को एट द सेम टाइम इफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, और कैश जो है वो डिक्रीज हो गया। तो बैंक भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा होता है और कैश भी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है, इसलिए इसको दोनों साइड पे इफेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो 8th है उसमें देखें क्या एंट्री है 8th वाली, उसने कहा है कि रिसीव्ड एंड बैंक्ड अ चेक, रिसीव्ड एंड बैंक्ड का मतलब है कि आपने चेक रिसीव किया और उसे बैंक में भेज दिया, ठीक है, फॉर $100 on account of receipt of a refund of our payment for repairs, ठीक है। आपने चेक रिसीव किया और उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और वो क्यों आया आपके पास चेक, उसकी रीजन क्या थी, वो रिपेयर्स का रिफंड आया था। डेबिट आपने किया, आपने ज्यादा पेमेंट कर दी रिपेयर्स वाले को, रिपेयर वाले ने आपको इन अदर वर्ड्स पैसे वापस कर दी, उसने चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से 100 से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या है आपका रिफंड ऑफ रिपेयर्स 100 से। अब देखिए बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में आप 100 लिख लें, और यहाँ रेफरेंस में क्या लिख लें, रिफंड, ठीक हो गया। रिफंड आपका आ गया, ये आपकी किस डेट को, ये भी 8 को ही ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना 12 को कैश द चेक,
कैश द चेक का मतलब होता है कि आपने बैंक में चेक दिया और कैश ले लिया क्या किया, चेक दिया और कैश ले लिया। कैश द चेक फॉर 300 एट द बैंक एंड प्लेस्ड इट इन द ऑफिस कैश बॉक्स। अच्छा देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, बैंक में से कैश निकलवा के ला रहे हैं 12 को, तो डेबिट आपके कैश इंक्रीज हो गया है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, और क्रेडिट आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट कर लें और जो डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट कर दें। आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट कर दें, और आपके पास कैश जो है वो इंक्रीज हो रही है उसे डेबिट कर दें। कितनी अमाउंट है आपकी, 300। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखें, कैश डेबिट हो रही है 12 को, डेबिट साइड पे आप कैश के कॉलम में लिख देंगे, कितनी अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे आप, 300। ठीक है, और रेफरेंस में आप बैंक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड 12 को आप क्या कर रहे हैं, 12 अक्टूबर को यही बैंक क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से, 300 से, तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे जाके हम इसे लिख देंगे। ठीक है, और डेबिट रेफरेंस क्या है, कैश, और ब्रैकेट में आप इसे सी लिख दें, ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री है कि दोनों साइड्स को इफेक्ट कर रही है आपके कैश बुक के, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक $400 फॉर फिशर्स पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज होता है उसमें आपने 16 को डेबिट होंगी ड्राइंग्स, और बैंक से कैश निकलवाई है तो आपकी कैश डिक्रीज, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, कितने से, 400 से, तो आपका बैंक बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है, तो आप इसे बैंक में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे, और डेबिट में आपने रेफरेंस लिख देना है कि ये डेबिट क्रेडिट हुआ है तो क्यों हुआ है, रीजन क्या है, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स आपकी हो रही हैं, कितनी अमाउंट, किस डेट को, 16 को हो रही हैं और 400 की हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद उसने 19 का डाटा दिया, उसने कहा आप कस्टमर मिस्टर पीटर पेड अस, उसने हमें पेमेंट की है आ चेक, चेक के थ्रू किया, आफ्टर डिडक्टिंग 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 400। अब आपने क्या किया, देखें, आपने अब अमाउंट रिसीव की है 19 को, डेबिट आपने क्या किया, चेक लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, जो आपने अमाउंट रिसीव की है ना, उसने कहा है कि जो अ कस्टमर मिस्टर पीटर पेड अस अ चेक। ठीक है, तो डेफिनेटली चेक बैंक में जमा होगा, लेकिन उसमें से 10% डिस्काउंट डिडक्ट हुआ हुआ है, 400 की आपकी उसने पैसे देने थे, 10% डिडक्ट करने के बाद आपको जो पेमेंट मिलेगी वो 90% मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आती 360, और ऊपर से आप डिस्काउंट अलो कर रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं चीज उसको डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलो कर रहे हैं। अब वो कितनी आएगी, देखें, आपने 4000 रिसीव करनी थी, 400 सॉरी, उसका 10% डिस्काउंट है, तो ये आपका 40 आ गया। तो क्रेडिट में आएगा कौन सा, आपका जो पर्सन है जिससे आपने पैसे लिए, एम पीटर्स। ठीक है, इसको क्रेडिट कर देंगे, एम पीटर्स 400 से। आप देखें, 400 से डेबिट हो रहा है अकाउंट, 400 से ही क्रेडिट हो रहा है। कैश बुक में जब डेबिट करेंगे, कैश बुक में लेके जाना है आपने, तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक के अकाउंट में ले जाएं इसे, बैंक के कॉलम में लिख लें 360 से। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो डिस्काउंट अलाउड भी इसके साथ ही कॉलम है, 400 का डिस्काउंट अलाउ हो गया। ठीक है, और आपने इसको 19 को रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर, किसका, मिस्टर, जो आपके पास पीटर है, कि आपको ये पैसे दिए किसने, मिस्टर पीटर्स ने दिए, 400 देना था, 10% उसने डिस्काउंट लिया, रिमेनिंग 90% आपको पेमेंट उसने कर दी है। ठीक है,
तो डिस्काउंट आप कस्टमर को देते हैं, दैट इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, वो एक्सपेंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना 20th को सैलरीज पेड बाय चेक, ठीक है, आपने 20th को सैलरीज पे की हैं, डेबिट आपकी आ जाएंगी सैलरीज और क्रेडिट आपके आ जाएगा बैंक अकाउंट। कितनी सैलरीज दी हैं आपने? 1200 की, तो 1200 आपके पास क्या आ जाएगा, कैश बुक में क्रेडिट हो जाएगा। बैंक के कॉलम में देखें 1200 क्रेडिट साइड पे लिखें और रेफरेंस डेबिट रेफरेंस में क्या है, सैलरीज। किस डेट को है? 20th को। उसके बाद नेक्स्ट देखें 24 को पेड चेक टू अ सप्लायर पी स्मिथ 490 इन सेटलमेंट ऑफ 500। इसका मतलब है आपने टोटल उसको देने थे 500 और उसमें से आपने 490 दिए, तो इसका मतलब रिमेनिंग $10 जो है आपने क्या लिया, डिस्काउंट लिया। आपकी जो एंट्री होगी ना वो यहाँ पर क्या होगी, अच्छा अच्छा देखें, इसके जो हमारे पास है ना पेड सप्लायर पी स्मिथ, आपने इसकी जो एंट्री करनी है जब आप पेमेंट करते हैं 24th वाली ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट करेंगे, तो आपने पेमेंट की है चेक के थ्रू, ठीक है, तो आपने चेक दिया 490 का, आपने पेमेंट करनी थी कितनी, 500। तो आपके पास जो पी स्मिथ है वो तो आपका डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी बाय 500, और क्रेडिट में आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है कितने से, 490 से, और रिमेनिंग 10 आप देखें, डेबिट साइड 500 है, क्रेडिट साइड आपकी 490 है, इसका मतलब है 10 का डिफरेंस है, तो ये आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगी, ठीक है, $10 डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, अब यहाँ देखें जो हमारे पास यहाँ पर है ना बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जब आप पेमेंट करेंगे, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आप 490 लिखेंगे, 10 डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, 490 और 10 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो आ गया यहाँ पर ना, आपने जो डेट लिखनी है वो है 24 की, और आपने यहाँ पर रेफरेंस लिखना है पी स्मिथ का, ठीक हो गया। अब देखें जो उसने 27th को एंट्री दी है ना वो है पेड स्टेशनरी इन कैश, आपने स्टेशनरी परचेज की है और कैश आपने पे किया 27 को, डेबिट आपने किया स्टेशनरी और क्रेडिट आपने किया कैश। कितने की आपने स्टेशनरी लिए, $80 की, हम कैश बुक बना रहे हैं उसमें ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 80 से कैश के कॉलम में, ठीक है, 27 आप डेट लिखेंगे और आपने ये क्या लिया, स्टेशनरी डेबिट रेफरेंस आप यहाँ पर लिख देंगे। ये सिंपली एक लेजर अकाउंट ही है जो हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, तीन तरह की चीजें इकट्ठी एक ही अकाउंट में बना रहे हैं कैश बुक में, डिस्काउंट के और बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, तीन अकाउंट कंबाइन किए हुए हमने। उसके बाद हमारे पास आता है कैश 29th वाली ट्रांजैक्शन, कैश परचेज इज 800 एंड पेड बाय लेस 5% डिस्काउंट, आपने 5% डिस्काउंट भी उससे ले लिया। इसका मतलब है कि आपके पास जो गुड्स थी ना 800 की, उसमें आपने 95% उसकी पेमेंट की है, उसकी जो कीमत थी, बाकी आपने क्या किया है, आपने डिस्काउंट ले लिया है। तो इनवॉइस जो बनती है वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद बनती है
कि आपका डिस्काउंट इतना था वो माइनस हो गया, आपके पास इनवॉइस बनेगी 760 की, ठीक है। जो जर्नल एंट्री होगी ना आपके पास ये 29 को, वो आपके पास होगी डेबिट परचेजेज अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। कितने की कैश पे किया आपने? 760 की। तो 760 कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के कॉलम में जाके 760 से क्रेडिट करेंगे और हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे, डिटेल में डेबिट रेफरेंस देंगे, वो है परचेज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इनको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, इनको क्लोज करना है। जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो ये कैसे अकाउंट क्लोज होंगे ये जरा आप देख लें। देखें आपने सबसे पहले देखना है कि डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड ग्रेटर है, ठीक है। जैसे हम लेजर्स क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज करेंगे। आपके जो डिस्काउंट्स के कॉलम्स है ना, उनको सबसे पहले क्लोज कर दें। डिस्काउंट के कॉलम्स को क्लोज करना है तो आपने उसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड है 40 का, 40 का डेबिट कर दें। डिस्काउंट रिसीव्ड है 10 का, वो क्रेडिट कर दें, बस। इसके अलावा इसका कोई बैलेंसिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना। फिर आप क्लोज करेंगे कैश को, ठीक है। आपके पास जो कैश थी ना कैश का कॉलम देखें, आपके पास कैश 500 शुरू स्टार्ट में थी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 430 स्टार्ट में थी, 500 आपने और कैश सेल की थी, वहां से रिसीव कर लिया था, और उसके बाद 300 की आपने और कैश आपकी आ गई। टोटल आपका कितना हो गया इसको देखें। और उसके बाद आपने उसके दूसरे जो है कैश बुक में इसको क्लोज करें कैश वाले कॉलम को अच्छा देखें इसमें हमने कौन सी वैल्यू जो है वो कैश वाली कैश के कॉलम में मिस की है या एक्स्ट्रा लिख दिए। एक्स्ट्रा हमने कौन सी लिखी है? अच्छा सॉरी, परचेजेस हमने ये वाली एक्स्ट्रा लिख दी है इसमें ना, परचेजेस बाय बैंक थी, ठीक है। 760 यहाँ नहीं आता, बल्कि यहाँ आएगा 760। ये वाली ट्रांजैक्शन जो है दिस इज बाय बैंक, नॉट बाय कैश। बैंक अकाउंट क्रेडिट वो उसमें मैंने एडजस्टमेंट कर दी। अच्छा देखें कैश के कॉलम को आप अगर टोटल करते हैं तो डेबिट साइड आपकी कितनी आती है? डेबिट साइड देखें टोटल आपका कितना आ रहा है डेबिट साइड पे? 430 आपके पास, 430 प्लस 500 प्लस आपके पास आ रहा है 300, तो टोटल आपका बन गया 1230। ये 1230 आप यहाँ पर टोटल में लिखेंगे डेबिट साइड पे, और ये 1230 आप क्रेडिट में लिखेंगे टोटल में। और उसमें से जो हमारी पेमेंट्स हुई हैं वो माइनस कर लेंगे। पेमेंट्स हमारे पास कितनी हुई हैं? 560 की, और दूसरी पेमेंट जो है वो हमारे पास 80 की हो रही है, और टोटल ये आ गया 590। 590 की आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। जो बैलेंस कैरी डाउन होगा उसी को आप बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट डे को, 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर 2003। अब यहाँ देखें आपके पास ना ये 590 की कैश एंड पे थी अक्टूबर के, और स्टार्ट में 1 नवंबर 2003 को स्टार्ट में भी यही कैश है। अब आप बैंक के कॉलम का टोटल करें, आप देखें डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, और उसका डेबिट साइड का टोटल करें। डेबिट साइड में आप देखें कि आपके पास है 5215 प्लस 560 प्लस उसमें आ रहा है 100 और प्लस आ रहा है 360। टोटल
डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में आते हैं 6235। इसका मतलब है ये आपके पास टोटल बैंक में पैसे थे, ठीक है। और उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आपने जो पेमेंट की है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है बैंक अकाउंट के, तो वो माइनस कर लें। -600 है, माइनस उसमें से आप 1080 करें, माइनस उसमें से 300 कर दें, और माइनस 400, -1200, और -490, और माइनस आपके आ जाते हैं 760। तो रिमेनिंग आ जाता है आपके पास $1405। ये आपके पास बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है, टोटल था 6235, ठीक है। और आपका बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे है, बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। कितना है बैंक का बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 623, सॉरी, ये हमारे पास है 1405 का। ये है आपकी कैश बुक, ठीक है। कैश बुक आपने इस तरह प्रिपेयर करनी है। जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जर्नल एंट्रीज मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाई हैं कि आप ये कैसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देखें आगे इसमें कोई मसला हो कैश बुक में। अच्छा, अब्बास रजा, आप कह रहे हैं कि जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाएंगे, जब जो एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, एक्चुअल उसमें यही करते हैं हम रियल में, कि हमने सेल्स के लिए अलहदा बुक बनाई होती है, परचेज के लिए अलहदा बुक बनाई। आप कहीं जाए ना, अगर आप कहीं विजिट करें, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तो उसमें जैसे आयरन के स्टोर्स हो गए, ये स्टील वगैरह जो सेल करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बुक्स रखी होती हैं। सेल की एक बुक होती है, एक परचेज की बुक होती है, ठीक है, और रिटर्न की इसी तरह उन्होंने बुक रखी होती है। वो क्या करते हैं, जो भी डीलिंग हो रही थी स्टार्ट में वो उसमें लिखते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, वो जब अकाउंट्स में जाती है फिर उससे पोस्टिंग होती है, फिर लेजर्स बनते हैं, ठीक है। हमने कोई इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनानी होती, हमने हर एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में अलग अलग रिकॉर्ड करना होता है, फिर हम वहां से लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने लेजर्स कैसे बनाने हैं। जो टी अकाउंट्स थे वो इसलिए बनवाए थे कि टी अकाउंट्स आपने क्या करने हैं, आपको टी अकाउंट्स आने चाहिए, वो डबल एंट्री का पार्ट होता है, ठीक है। और वो टी अकाउंट्स देखें, हम कैश बुक बना रहे हैं, ये भी एक तरह की टी अकाउंट है, लेकिन हमने कॉलम उसमें कट कंबाइन कर लिए, मतलब कैश भी है, उसमें बैंक का कॉलम भी डेबिट क्रेडिट है, और एक ही जगह हम कंबाइन अकाउंट बना रहे हैं। तो वो टी अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ बनने, ये इसमें आज के लेसन में लर्न करना था, और कैश बुक कैसे बनानी है। अच्छा देखें, आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12.2, ये आपने करना है, ये आप का होमवर्क है, ठीक है। और बाकी आप देखें यहाँ पर, अगर कोई और मसला है, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है तो वो बताएं। अब जो नीचे जो आपके पास एंट्रीज है ना, उसमें आपने क्या करना है, जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखें कि वो जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे डील करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 12.2 है ये तो आप करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, ठीक है। और फिर उसने कहा प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स टू शो द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखें, मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ इनके टी अकाउंट्स बनाने हैं, आपने कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में
करना है, बस ये यहाँ से सीख लें तो ये काफ़ी है। आप मुझे बताएं, मैं आप जो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है ना, ठीक है, वो है हमारे पास 12.3। 12.3 में ज़रा देखें। वो कहते हैं कि पहले डी लोमेस began trading on 1st Feb 2003. His transactions during the first month of the trading were as follows. नंबर वन, उसने कहा ट्रांजैक्शन 2003 फेब में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, लोमेस स्टार्टेड द बिजनेस। अब बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, वो कैश लेके आया है, कहाँ रिकॉर्ड होगा? दूसरे नंबर पर बैंक बैलेंस उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में, और फर्नीचर लेके आया है। उसने कहा सबसे पहले एक तो कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इसको रिकॉर्ड करेंगे, पहले तो आपने ये बताना है। तो आप देखें जरा इसमें कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में कैश की ट्रांजैक्शंस जाती हैं, बताएं जरा। ठीक है, आपने कहा कि मुस्कान आपने कहा कि ये कैश बुक में जाएंगी, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग, कोई और जो कहता हो ये कैश बुक में नहीं जाएगी, कहीं और जाएंगी ट्रांजैक्शन? ठीक है, कैश बुक में आप इसे लिख लेंगे। कैश बुक में तो आपकी आ जाएंगी जो कैश की ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो फर्नीचर आया वो किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी, जो फर्नीचर आया, हाँ वो जनरल, आपके पास जनरल उसमें जर्नल में चला जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखें सेकंड जो ट्रांजैक्शन उसके बाद है वो देखें आपके पास वो कौन सी है उधर। अब जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें वो कहता है कि आपके पास ना, अच्छा इसमें ना ये जो दो पहली जो दो ट्रांजैक्शन है ना, ये आपके पास जाएंगी कैश बुक में। जो उसके बाद है वो जाएगी आपके पास फर्नीचर वाली, ये जनरल जर्नल में जाएगी। उसके बाद उसने कहा है कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं। ये किस बुक में, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी, अब्बास रजा परचेज डे बुक में या परचेज जर्नल में? अनाबिया परचेज जर्नल, ओके गुड। मुर्तजा परचेज डे बुक में, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अब्बास रजा, ठीक हो गया, ओके, वेरी गुड। अब देखें हमारे पास जो उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे वो देखें। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, उसने कहा है आपको कि आपने पेड रेंट, आपने रेंट पे किया बाय कैश, ठीक है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी? अब्बास रजा कैश बुक, ओके, वेरी गुड। मुस्कान भी, आपने भी कहा कैश बुक, ओके, वेरी गुड। जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में ही आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो फोर्थ को ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, तो ये भी कैश बुक में आ जाएगी। उसके बाद सिक्स में है, उसने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये कहाँ आएंगी सिक्स वाली ट्रांजैक्शन? ये आपकी सेल्स डे बुक में आ जाएगी मुस्कान, ओके वेरी गुड। अब्बास सेल्स डे बुक में आ जाएगी, ओके वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स हैं तो क्रेडिट सेल्स आपकी सेल्स डे बुक में ही रिकॉर्ड होती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसके बाद जो हमारे पास आती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, उसने कहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किए, तो गुड्स जब ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज डे बुक में, ओके वेरी गुड। मुर्तजा, आपने परचेज डे बुक का, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद उसने कहा है नेक्स्ट, उसने 12 को आपके सॉरी 10 को 10 को उसने एक कहा हुआ है कि आपने क्या किया, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, आपने कैश ली और स्टेशनरी ली, तो ये कहाँ आप पुट करेंगे, कौन सी बुक में करेंगे, इसे लिखेंगे?
मुर्तजा कैश बुक, ओके वेरी गुड। कैश डे बुक, कैश डे बुक नहीं होती, कैश बुक होती है मुस्कान, इसको परचेज डे बुक होती है या सेल्स डे बुक। अच्छा ओके। देन नेक्स्ट देखें, आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 12 है, वो कहाँ जाएगी? रिटर्न सम डैमेज्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 100 टू एल हार्वर्ड हार्वुड। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको रिटर्न सम गुड्स रिटर्न किए हैं आपने, ठीक है, आपने वापस किए हैं, तो ये आपकी कौन सी बुक में आएंगी? ओके, लिसन केयरफुली, आपने रिटर्न की हैं, आपने सेल्स नहीं, सेल्स रिटर्न्स नहीं हो रही, आपकी परचेजेस रिटर्न्स हो रही हैं मुस्कान, ये परचेजेस रिटर्न्स हैं। ठीक है, आपने परचेज की थी वापस की है। रिटर्न आउटवर्ड जर्नल अनाबिया, ओके वेरी गुड। शाहजेब परचेज डे बुक, शाहजेब परचेज डे बुक में तो नहीं आएंगी ना, ये आपने कौन किसका आंसर दिया परचेज डे बुक? मुर्तजा आपने कहा रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, ओके वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद देखें, उसने कहा 14 को ठीक हो गया, ओके परचेज रिटर्न डे बुक 14 वाली ट्रांजैक्शन देखें कहाँ रिकॉर्ड होगी, कौन सी बुक का प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी? अनाबिया सेल्स जर्नल, ओके वेरी गुड। मुर्तजा सेल्स जर्नल, ओके वेरी गुड। मुस्कान सेल्स डे बुक, ओके। नेक्स्ट देखें 15, उसने कहा पी विलियम्स रिटर्न गुड्स विच वर सोल्ड 150 फॉर 150। पी विलियम्स ने आपको चीजें वापस की हैं, रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल में आएंगी मुर्तजा, ओके वेरी गुड। मुस्कान सेज रिटर्न जर्नल में आएंगी, ओके। सेज रिटर्न इनवर्ड जर्नल अनाबिया, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। उसमें देखें नेक्स्ट जो है 17 को, उसने कहा परचेज व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम द गॉडेड कॉस्टिंग वन कॉस्टिंग 2000। अब ये कहाँ आएगी, ये वाली जो परचेज व्हीकल्स ऑन क्रेडिट, व्हीकल इज अ नॉन करंट एसेट, दीज आर द नॉट द नॉर्मल सेल्स। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल सेल्स नहीं है, इसलिए आप इनको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे मुस्कान और मुर्तजा, आपने परचेज डे बुक में डाल दिए, ये गलत है। अनाबिया व्हीकल का अकाउंट तो बनेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के कहाँ रिकॉर्ड करना है, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है। परचेज में तो आएगी नहीं, ठीक है, सेल्स में भी नहीं आएगी, तो ये आपके पास जनरल जर्नल में आएगी, ओके वेरी गुड अनाबिया, ओके। परचेज डे बुक में नहीं आएगी, ओके। शाहजेब जनरल जर्नल, ओके वेरी गुड। उसके बाद देखें अब्बास रजा, जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो तो जनरल लेजर के अंदर आएगा, ठीक है, जो जनरल लेजर के अंदर। लेकिन जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे, इफ यू आर रिसीविंग कैश और यू आर रिसीविंग अमाउंट इन बैंक अकाउंट, देन कैश बुक विल इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और आपने अगर और कोई नॉन करंट एसेट लिया है तो वो जनरल जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद देखें जो सोल्ड गुड्स हैं, उसने कहा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स डे बुक में आ जाएंगी। चेक्स रिसीव्ड हैं तो वो आपके पास कैश बुक में आ जाएंगी, ओके वेरी गुड। पेड $500 टू एल हार्वुड बाय चेक, ये कहाँ आएगा? ट्रांजैक्शन ऑफ 25 फेब, कैश बुक में, ओके मुर्तजा वेरी गुड। कैश बुक में आएगी, क्योंकि कैश बुक में आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, दीज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास उसने कहा परचेज डे बुक, नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये परचेज डे बुक में आ जाएंगी, ओके वेरी गुड। देन नेक्स्ट 27th वाला, ये कहाँ आएगा? रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 120 टू एल हार्वुड।
ठीक है, उसमें देख लें ये हमारे पास है, कहाँ आ जाएगा रिटर्न गुड्स, ठीक है, सेल्स, ये हमारे पास ना परचेज रिटर्न्स में आ जाएगी, रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल मुर्तजा आप, वेरी गुड, परचेज बुक, अब्बास परचेज बुक में तो नहीं आएगी, परचेज रिटर्न बुक में आएगा, ठीक हो गया, ओके मुस्कान वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, उसमें देखें 28 को कहता है डी हिल्स अकाउंट इज रिटर्न एज बैड डेट, कहाँ कौन सी बुक का प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में, ओके वेरी गुड, अनाबिया जनरल जर्नल, मुर्तजा जनरल जर्नल, ओके वेरी गुड। अब देखें ये जो ट्रांजैक्शंस थी ना पहली, उसने कहा है कि आपको ये पता होना चाहिए पहली बात है कि कौन सी बुक का प्राइम एंट्री में जाएंगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कैसे प्रिपेयर करनी है, उसमें कैश बुक मैंने आपको सिखा दी, उसमें आपको मैंने सेल्स डे बुक कैसे प्रिपेयर करनी है और उसके बैलेंसेस आगे कैसे, टी अकाउंट्स जब में ट्रांसफर जब होते हैं तो टी अकाउंट्स कहाँ कहाँ बनेंगे, कौन से लेजर्स में बनेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें देखें मैंने एंड पे ना ये सोल्यूशन भी आपके पास है इसका ना, तो आपने इसको सोल्यूशन भी देख लेना। अब आपके पास क्योंकि लेजर्स आपने पहले ही प्रिपेयर किए हुए हैं, लेजर्स आपको जरूरत नहीं है प्रीपेयर करने की, मतलब दोबारा मुझे करवाने की, क्योंकि आपको आते हैं। तो वो जनरल जर्नल और जो होता है उसमें जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी माशाल्लाह आपको आती हैं। तो अब आपने ये क्वेश्चन जो है ना इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में कोई हो तो मुझसे पूछ लेना है आपने। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें हम एक न्यू टॉपिक करेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होना है। ये पढ़ाया मैंने इसलिए बाद में ताकि आपको लेजर्स जब आते हैं, जब आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है उसको आगे लेके चलना, उसको समझना कि हमने ये काम किस बुक में जाके करना है। अब बात सर, फर्नीचर जब हम परचेज करते हैं तो कैश बुक में ही लिखा जाएगा, जनरल जर्नल में नहीं लिखते, नहीं। जब जब फर्नीचर परचेज किया है ना और अगर आपने उसको कैश पेमेंट कर दी है, ठीक है, अब आप देखें तो फिर तो वो कैश बुक में आ जाएगा, आपने कैश के अगेंस्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज कर लिया है तो फिर वो आपका जनरल जर्नल के अंदर आएगा। ठीक है, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तो अभी मैं आपको ये अपलोड भी कर देता हूँ वहाँ पर गूगल क्लासरूम में, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके आगे फर्दर देख लें, पढ़ लें, ठीक है। तो अभी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है कल की क्लास में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।